नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे CNB टाइम्स न्यूज चैनल में। वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकलकर सामने आ रही है। ललन सिंह ने जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफा देते ही पार्टी की कमान अब नीतीश कुमार के हाथों में आ गई है। ललन सिंह के इस्तीफे की पटकथा अचानक नहीं लिखी गई, इसकी तैयारी पहले ही हो गई थी। दूसरी ओर जदयू का अध्यक्ष बन नीतीश कुमार ने INDIA को भी बड़ा संदेश दे दिया है। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शुक्रवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बस आधे घंटे के भीतर ब्रांड नीतीश की जय जय के बीच एक साथ कई संदेश काफी सहजता से जारी हो गए। सभी का सीधा संबंध ब्रांड नीतीश से है। INDIA की दिल्ली बैठक में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम PM पद के लिए आगे कर दिया था। इसके बाद यह बात सार्वजनिक हुई कि नीतीश कुमार किनारे कर दिए गए। जदयू नेताओं ने सार्वजनिक रूप से ममता बनर्जी के स्टैंड का विरोध भी किया था। वैसे नीतीश कुमार ने खुद के नाराज रहने की बात से इनकार किया था। वहीं कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फिर से जिस अंदाज में नीतीश कुमार की जय जय के बाद जदयू का उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, उसके माध्यम से INDIA को संदेश सीधे तौर स्पष्ट संदेश भी गया। यह बात बताई गई कि सीटों की संख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण बिहार में बगैर नीतीश कुमार के बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। चेहरा तो वही है। हाल के दिनों में इस बात की भी चर्चा होने लगी थी कि नीतीश कुमार स्वस्थ नहीं है, मगर जिस तरह जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में काफी सहजता के साथ ललन सिंह द्वारा दिए गए प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के एक दिन पहले पटना में नीतीश कुमार ने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। एक साल के अंदर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तो होती ही है। वहीं जब बैठक शुरू हुई तो जदयू के निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कयासों के अनुरूप अपने संबोधन में अपने इस्तीफे की पेशकश कर दी। वहां मौजूद लोगों ने नीतीश कुमार को अध्यक्ष पद संभालने का नारा लगाया और नीतीश कुमार ने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शनिवार को राजभवन में दोपहर 3:30 बजे कई विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलावा डिप्टी CM दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा शपथ ले चुके हैं। राजस्थान में कुल 33 मंत्री बनाए जा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों के नाम की लिस्ट गृहमंत्री अमित शाह के पास है। आज CM भजनलाल शर्मा अमित शाह से मुलाकात कर मंत्रियों के नाम पर चर्चा करेंगे। जानकारी के मुताबिक राजभवन से कल शपथ ग्रहण को लेकर समय मांगा गया है। हालांकि अभी पार्टी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि किन किन विधायकों का नाम मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। साथ ही ये भी नहीं बताया गया है कि कल कितने विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। माना जा रहा है कि कुछ नाम देर रात तक सामने आ सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर हैं। वहीं माना जा रहा है आज ही रात को दिल्ली से लौटते ही राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात करेंगे। खबरों के मुताबिक आज राजभवन से समय मांगा गया है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी भी चित्तौड़गढ़ से जयपुर के लिए रवाना हो गए हैं। खबरों के मुताबिक देर रात राजभवन में मुख्यमंत्री के साथ वह राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जो मंत्री कल शपथ लेंगे उनकी लिस्ट गृहमंत्री अमित शाह के पास है। CM भजनलाल आज अमित शाह से चर्चा कर नाम फाइनल करेंगे। इसके बाद विधायकों के पास फोन जाने शुरू हो जाएंगे। माना जा रहा है कि अमित शाह ही मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। पाकिस्तान में आम चुनाव होने वाले हैं और मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद के रिश्तेदार इस चुनाव में हाथ आजमा रहे हैं। इसको लेकर भारत की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। साथ ही विदेश मंत्रालय ने आतंकी हाफिज सईद को भारत प्रत्यर्पित किए जाने को लेकर पाकिस्तान को अनुरोध किए जाने की पुष्टि की। इससे पहले सूत्रों ने इसकी जानकारी दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने शुक्रवार 29 दिसंबर को हाफिज सईद के करीबियों के चुनाव लड़ने पर कहा, हमने कुछ रिपोर्ट्स देखी है। हालांकि हम किसी देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं। इस तरह के संगठनों का राजनीति में आना नई बात नहीं है और ये उनकी राजनीति का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने आगे कहा, इस तरह के डेवलपमेंट से हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और इस तरह के डेवलपमेंट को मॉनिटर करना जारी रखेंगे जिनसे हमारी सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता हो। हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के मामले पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, वो भारत में कई मामलों में वांछित है। वो संयुक्त राष्ट्र की आतंकवादियों की सूची में भी शामिल है। इस संबंध में हमने दस्तावेजों के साथ पाकिस्तान को एक विशेष मामले में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में प्रत्यर्पित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने आगे कहा, हम उन गतिविधियों के मुद्दे को उजागर कर रहे हैं
जिनके लिए वह वांछित था। यह एक हालिया अनुरोध है। दरअसल बीते दिन गुरुवार 28 दिसंबर को पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया था कि भारत ने पाकिस्तान से हाफिज सईद के प्रत्यर्पण की मांग उठाई है। इस पर आज शुक्रवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रतिक्रिया दी। इस्लामाबाद पोस्ट की एक रिपोर्ट में राजनयिक सूत्रों के हवाले से लिखा गया था, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को भारत सरकार की ओर से आधिकारिक अनुरोध मिला है, जिसमें हाफिज सईद के प्रत्यर्पण के लिए कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में अगर मायावती को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश किया जाता है, तो बीएसपी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो सकती है। बिजनौर से बसपा सांसद मलूक नागर ने कहा कि मायावती को पीएम उम्मीदवार के रूप में पेश करके इंडिया गठबंधन आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगातार तीसरी बार जीतने से रोक सकता है। गठबंधन के लिए जीत का फॉर्मूला स्पष्ट है। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 41.3% वोट मिले। इंडिया ब्लॉक बनाने वाली पार्टियों को लगभग 40% वोट मिले और बसपा को लगभग 13% वोट मिले। अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो वोट प्रतिशत 50% से ऊपर चला जाएगा, जो बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए काफी है। उन्होंने कहा, मायावती को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाए जाने से भगवा ब्रिगेड द्वारा लुभाए गए दलित मतदाता भी वापस आ जाएंगे। बसपा प्रमुख के करीबी सहयोगी नागर ने कहा कि मायावती देश की सबसे बड़ी दलित नेता है और सभी राज्यों में उनका समर्थन किया जाता है। हालांकि नागर ने कहा, कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनावों के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान में बसपा विधायकों को हटाने के लिए भी माफी मांगनी चाहिए। नागर ने कहा कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय के सुझाव के कुछ दिनों बाद बसपा को विपक्षी दलों के भारत ब्लॉक में शामिल होने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मायावती तब न केवल राजस्थान और मध्य प्रदेश में बसपा विधायकों को तोड़ने के अपने कुकृत्य के लिए कांग्रेस को माफ कर देंगी, बल्कि भारत गठबंधन की पेशकश के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगी। नागर का बयान यूपीसीसी अध्यक्ष अजय राय के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था, देश में मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य और दलितों की स्थिति को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती को गंभीरता से इंडिया गठबंधन में शामिल होने पर विचार करना चाहिए। वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल CNB टाइम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो की अपडेट आपको मिले सबसे पहले।